फिर आगे बढ़े। तस्लीमा नसरीन को भी दिए। मैं तस्लीमा नसरीन को तो असदुद्दीन अवैसी साड़ी खोल खोल के मारा था, साड़ी खोल खोल के मारा था, ब्लाउज नोच नोच के मारा था असदुद्दीन अवैसी, गालियां दे दे करके मारा था। नहीं, मेरे पास वो वीडियो है प्रूफ के तौर पर। अब आती है पहली बात कि शेख हसीना को नागरिकता नहीं दी गई है। लाई लाहा वाले ने लाई लाहा वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाया और उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया। तब जाकर के बेचारी शेख हसीना को हिंदुत्व के देश में आसरा लेकर के अपने आप को बचाना पड़ा। दूसरी बात आती है 57 मुस्लिम इस्लामिक मुल्क से कोई डाटा अगर आया है, कोई लिस्ट अगर आया है कि इस्लामिक देश 57 मुल्कों में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और इससे बड़ी बात भारत के अखंड भूमि के लिए जीत और क्या हो सकती है कि इस्लामिक देश में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं तो भाई भाई में भी झगड़ा होता है। अच्छा, गोलियां भी चलती हैं। हाँ। यही परिवार की यही पहचान होती है। इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है। मतलब हमारे देश में हम बार बार बात करते हैं भारत की, तो आप लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम तो किसी अरे भाई, मुसलमान हम को मुहाजिर नहीं बोलते हैं। मुनीर साहब ने क्या कहा? वहाँ मुहाजिर क्यों बोला जा रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने क्या कहा? टू नेशन थ्योरी का जिक्र वो कर रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, आप भाई भाई की बात करते हो। कहाँ के भाई भाई? कहाँ के भाई? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा ना, मैं पाकिस्तान की तो बात ही नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। मैं सिवाय भारत के मेरी एक ही नजर है, अर्जुन की तरह। अच्छा, मैं भारत देखता हूँ और भारत का संविधान देखता हूँ। मुझे कोई गाली देता है, सुन लीजिए, तो मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं थाना में शिकायत करता हूँ उसकी। मेरा नेचर है ये। हम भारत के संविधान के प्रति वचनबद्ध हैं, कर्म है मेरा, और भारत की आस्था है मेरी। मेरा देश है भारत, मैं भारत के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता। न्यायपालिका की बातों को मान लीजिए, अगर वक्फ पर अगर संसद में कानून बनना है तो क्या है, जमीनों का अगर लेखा जोखा, न्यायपालिका ने तो स्टे किया है। अरे भाई, तो स्टे नहीं हुआ है, उससे पहले तो विरोध हो गया ना। फिर गलत नहीं, स्टे नहीं हुआ है, कुछ बातों पे हुआ है ना कि भाई सदस्यों को डिमांड है हम लोग की। अगर सरकार भी उसको खत्म कर दे तो हम लोग कहाँ बुरा मान रहे हैं। सबसे पहली बात के संशोधन जितने भी सेक्शंस के हुए हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, जजमेंट बार बार उठा करके देखा जाए, जजमेंट में लेकर के भी आई हूँ हार्ड कॉपी। दूसरी बात कि डी नोटिफाइड और अपॉइंटमेंट पर रोक लगाई गई है कि जब तक 5 मई को दोबारा चर्चा नहीं होगी सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत के बेंच पर, तब तक इसको नहीं किया जाए। अब आती है तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अमित शाह भाई जी ने लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह कह दिया था कि डी नोटिफाइड करना और अपॉइंटमेंट देना इज नॉट एन इजी गेम। इस पर बहुत लंबा प्रोसेस और प्रोसीजर है जिसमें एक समय लगेगा। नहीं अभी और इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है कि 2 हिंदुओं को नहीं रखना है वक्फ बोर्ड की कमेटी में। बहुत अच्छी बात है भाई, हो सकता है जज्बात है, हिंदुओं से नफरत है, दिखाई दे रहा है, चलो किसी बहाने हिजाब तो खुला। लेकिन 2 मुसलमान अच्छा जहानत रखने वाला अक्लमंद वकील नहीं मिला। सारे के सारे हिंदू वकील जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू नहीं रखेंगे, हिंदू नहीं रखेंगे, तो 2 अच्छा मुसलमान वकील भी बना लेते वक्फ बोर्ड के पैसे से। बताइए। देखिए मनु जी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम लोग हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। लीजिए, नहीं बता रहे आप, ये तो नहीं, पूरा देश हिंदू मुसलमान हो रहा है। सुन लीजिए, मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह लिखा। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद, इस भारत की संस्कृति को समझिए। मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह नॉवेल लिखी, मुसलमानों से रिलेटेड थी। और डॉक्टर चड्ढा की कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, जो एक गरीब और एक अमीर से रिलेटेड थी। ये 2 चीज़ें जो हमारे देश में हम लोगों ने महसूस की है, इस देश को ज़रूरत मुंशी प्रेमचंद के डॉक्टर चड्ढा और सपेरे के बीच की जो तालमेल था उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह के उपन्यास को लागू करने की ज़रूरत है। एक अहंकार से भरा डॉक्टर तो फिर आप क्यों ने गरीब सपेरे के बच्चों को नहीं बचाया। सुन लीजिए एक मनु जी, मेरी सर सुनिए, हमारे और इनसे देश नहीं चलेगा। अच्छा, देश व्यवस्था से चलेगा, संविधान से चलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अपने अहंकार से लबरेज होकर डॉक्टर चड्ढा ने गरीब सपेरे के बच्चे का इलाज नहीं किया, वो मर गया। लेकिन उसी गरीब सपेरे ने डॉक्टर चड्ढा के काटे हुए सांप के बच्चे का इलाज के उसको जिंदा कर दिया। देखिए, मुझे कहानी वहानी नहीं आती और शेर शायरी भी नहीं आती है। मैं 2 टूक बात करती हूँ। बार बार जो कहा जा रहा है कि देश न्याय व्यवस्था से और संविधान से चलेगा,
आपातकाल की रानी ने 35A कहां से जोड़ा था? क्या सब बच्चों सुनो, ये जो आप संविधान पढ़ते हो 34, 35, 31 सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के चैप्टर 3 पर जाइएगा, आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट दिखाई देते हैं। क्या 35 के नीचे 35A दिखाई देता है जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा था? नहीं, चोरी से छुपाया गया, आखिरी पन्ने पे दिखाया गया। तो ये तो संविधान के साथ हुआ है, इतना बड़ा छेड़छाड़ मेरे भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ। और मुझे लोग ये बता रहे हैं 3 तलाक मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर के शरिया बताता पूरा हुआ नहीं, तब तक 3 आकर तलाक के चले कुरान बताता था। कश्मीर वाले पे बात कर लेते हैं। तब मैंने कुरान खोल करके सर्वोच्च न्यायपालिका को बताया कि सूरे अत-तलाक में जाइए, तलाक जिस घर में होता है उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं होती है, शैतान खुश होता है। एक चीज बताइए नाजिया जी, आप कुरान भी साथ में लेकर, वो भी तर्जुमा वाला कुरान भी साथ में लेकर चल रही है, फिर ऐसी क्या तकलीफ है कि फाजिल साहब या फाजिल साहब से संबंधित जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनकी हर बात पर काट रखती? फाजिल साहब मेरे बड़े हैं, हाँ। मेरे पिता स्वरूप है, हाँ। मैं पैर छू करके आशीर्वाद ले लूंगी। हाँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब देश में संविधान है जी, तो फिर मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या है? तो फिर जैन भी बनाए अपना पर्सनल लॉ बोर्ड, तो तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स बात का जिक्र करते हैं कि नाजिया अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का जिक्र करती हैं। ए भाई मत बुलाइए मुझे, वो यहाँ रहती नहीं है, यहाँ पर रहती नहीं है और दिल्ली में रहती नहीं है और तमाम बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। कल ही मुझे कहा जा रहा है, MIM के प्रवक्ता ने कहा ये इतनी बड़ी झूठी है, ये रहती दिल्ली में है और बोलती कलकत्ता में है, इसलिए मैं आज बोर्डिंग पास लेकर आई कि मेरा घर, मेरा चैम्बर, मेरा पूरा परिवार सब कलकत्ते का है, मैं कलकत्ते में रहती हूँ, मैं दिल्ली आती हूँ अपने न्यायपालिका केसेस के लिए आती हूँ। आप हिंदू राष्ट्र की वकालत करती हैं? ना भैया, मैं देखिए संविधान की वकालत करती हूँ। हाँ। मैं संविधान की वकालत करती हूँ और संविधान की वकालत करके मैंने मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से बरी करवाया। मेरी दूसरी याचिका पॉलीगेमी और हलाला पर है जो सर्वोच्च न्यायपालिका में लगी हुई है। जितनी कुप्रथाएं हैं, एक इम्पोर्टेंट बात, असदुद्दीन अवैसी की हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो इस्लामिक मजलिस हुई वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ, क्या मंच पर एक भी औरत थी? महिलाओं की औकात असदुद्दीन अवैसी रोज बताता है। आपके घर में आपके माता पिता कभी प्यूबर्टी की बात करते हैं? नहीं करते हैं, शर्म आती होगी, लज्जा आती होगी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में प्यूबर्टी की बात करता है कि एज ऑफ मैरिज इज एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों माने हम असदुद्दीन अवैसी की बात? दूसरी बात आती है साहब, समाज में इस तरह की चीजों का विरोध होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में नहीं बोलेंगे लेकिन फलस्तीन पे बोलेंगे। अरे भैया, तुम फलस्तीन के स्पोक पर्सन हो क्या? समझ रहे हो? डिबेट का एक लेवल होना चाहिए, किसी की अब स्तर गिरा करके अगर आप चले जाए, आप थोड़ी ना तय करेंगे। आप कुछ पूछना चाहती? पूछिए। कोई सवाल आपके जहन में? हाँ बताएं।